चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गति मोशन, इसके आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर इस चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए एक एक विकल्पी को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्पी लिखा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो जब मैंने आपको लेक्चर कराए थे तो उसमें आपको सदिश राशि और अदिश राशि बताई थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपकी सदिश राशि है। बाकी ये तीनों आपके जो हैं वो कौन सी राशि है, तो ये आपकी तीनों अदिश राशि हैं। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान, आयतन और ताप आपकी अदिश राशि हैं, जबकि विस्थापन आपकी सदिश राशि है। इसके अलावा आपका वेग है, संवेग है, आवेग है, यानी जितने के पीछे वेग आता है वो आपके सब सदिश राशि हैं। और साथ ही आपका जो बल है और त्वरण है, ये सब आपके क्या हैं, सदिश राशि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वेग, संवेग, आवेग, बल, त्वरण, ये आपके सभी सदिश राशि हैं। इसके अलावा जो बचती हैं वो आपकी अदिश राशि हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन सा है। तो त्वरण को हम ए से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, यानी हम डेल्टा वी अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है त्वरण का, डेल्टा वी अपॉन टी। और वेग जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और जो हमारा नीचे टाइम है इसका मात्रक सेकंड होता है। तो सेकंड एक नीचे आ जाएगा तो आपका बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, लेकिन उसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी के साथ आपको याद रखना है कि जो वेग होता है उसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि वेग का मात्रक है, तो वही बात मैंने आपको बताई थी कि वेग जो होता है इसको हम वी से लिख रहे हैं और वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको रखना है कि विस्थापन बटे समय। तो यानी वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का मात्रक मीटर यहाँ पे लेते हैं और समय का मात्रक सेकंड लेते हैं। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कहने का मतलब यहाँ पे बोला गया कि अगर विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी क्या शून्य हो सकती है। तो विस्थापन अगर शून्य है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपकी दूरी भी क्या हो, शून्य हो, लेकिन हाँ शून्य हो सकती है, लेकिन हर कंडीशन में ज़रूरी नहीं है। तो शून्य हो भी सकती है, शून्य नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, शून्य तथा शून्य नहीं भी हो सकती है, यानी शून्य हो भी सकती है और शून्य नहीं भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो विस्थापन आपका होता है वो शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और आपका दशमलव में भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी होती है वो हमेशा आपकी धनात्मक होती है और शून्य हो सकती है कहीं कहीं पर, कभी कभी शून्य नहीं भी होगी। तो ध्यान रखना है, जो आपके दूरी है वो आपकी शून्य नहीं होगी। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो जो दूरी बराबर होगा आपका फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होगा, यानी दूरी बराबर 4 गुणे समय होगा। तो चाल आपकी 4 है और समय आपका 1/4 है, तो आपका यहाँ पे 4 ये 4 कट जाएगा तो आपका 1 किलोमीटर यहाँ पे दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। तो पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो लिखा कि वृत्ति गति में, तो वृत्ति गति में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक पॉइंट के चारों ओर कोई चीज़ गति करते हैं तो उसे वृत्ति गति कहते हैं। और वृत्ति गति में जो आपका वेग होता है उसकी जो दिशा होती है हमेशा बदलती रहती है, और जो वेग के द्वारा उत्पन्न त्वरण है तो वो हमेशा केंद्र की ओर होता है। तो वृत्ति गति में दो चीज़ें ध्यान रखने, एक तो वेग आपका बदलता रहेगा, अगर वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण जो होता है वो हमेशा केंद्र की ओर होता है। तो ऑप्शन देखिए लिखा है कि गति की दिशा निश्चित होती है, तो ये नहीं निश्चित होती। गति की दिशा लगातार बदलती है, तो गति की दिशा लगातार बदलती है। त्वरण शून्य होता है, तो त्वरण शून्य नहीं होता है। हाँ, गति की दिशा यानी वेग की दिशा जो होती है वो बदलती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, इसके पहले हमने 7 देख लिया था, तो ये 6 नंबर यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो मैंने आपको वेग, त्वरण और संवेग के बारे में पहले बता दिया था कि ये आपकी सदिश राशि हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपकी क्या है, अदिश राशि है। तो ध्यान रखना है, दूरी जो आपकी है वो अदिश राशि है, और इसी के साथ आपका विस्थापन जो होता है, दूरी विस्थापन, तो दूरी आपकी अदिश होती है जबकि विस्थापन आपका सदिश होता है। तो इसमें आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं। तो विस्थापन की दर, तो विस्थापन को हम एस से लिखते हैं और दर को लिखते हैं समय से। तो एस अपॉन टी जो आपका होता है वो वी यानी वेग होता है। तो यानी जो विस्थापन होता है, विस्थापन की जो दर होती है उसे हम वेग कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी सदिश नहीं है, तो सदिश कौन सी नहीं है। तो पहली बात तो आपकी जो विस्थापन है वो भी आपकी सदिश है, वेग है वो भी आपका सदिश है, भार आपका जो होता है डब्लू एम इंटू जी से आता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है, और जो गुरुत्वीय त्वरण है हमेशा केंद्र जो पृथ्वी की ओर लगता है, तो इसकी दिशा फिक्स होती है। तो जो आपका भार भी है ये भी आपकी सदिश राशि है। बचा आपका चाल,
तो चाल जो है आपकी जो सदिश राशि नहीं है, ये कौन सी राशि है, चाल आपकी अदिश राशि है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि जो आपकी सदिश राशि कौन नहीं है, तो चाल आपकी सदिश राशि नहीं है। 10 में लिखा कि स्थिति x और समय t ग्राफ से क्या प्राप्त होता है। तो ये स्थिति और समय से जो आपका ग्राफ होगा वो आपका यहाँ पे वेग मिलने वाला, क्योंकि स्थिति का मतलब एक प्रकार से दूरी या विस्थापन है और t आपका समय है। तो विस्थापन और समय से आपको वेग ही मिलता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। स्थिति और समय से आपको वेग का जो होगा ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। नंबर 11 में लिखा कि समान गति में त्वरण होता है। तो त्वरण मैंने आपको बता दिया कि जो त्वरण होता है वो हमेशा जो आपका होगा केंद्र की ओर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर जो आपका वेग है इसकी दिशा इस तरफ होगी और जो त्वरण होगा इस पॉइंट पर केंद्र की ओर होगा। तो देखिए इनके बीच में जो कोण बनना है, तो कोण कितना बनना है, 90 अंश का बनना है। तो यह कहने का मतलब है कि जो त्वरण होता है वो वेग के हिसाब से आपका क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो त्वरण और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लेकिन त्वरण की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लिखा है कि त्वरण ए और समय टी वेग ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें पता है कि ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। और ए और टी की बात हुई तो ए टी आपके एक तरफ रहेंगे, बचेगा आपका क्या, डेल्टा वी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास त्वरण है और समय है तो उनसे हमें क्या प्राप्त होगा। तो त्वरण और समय से हमें क्या प्राप्त होगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये दूरी अगर समान है तो क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि जो विस्थापन एस है, जो दूरी डी है, अगर ये दोनों समान है तो जो हमारी जो गति यहाँ पे दी गई है वृत्तीय गति होगी या सरल रेखी। तो ऐसा सिर्फ सीधी रेखा यानी सरल रेखी गति पर ही संभव। यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है, तो पहला बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई है वो 100 है, तो इसे दूरी भी कहेंगे। और प्राथमिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है ये आपका विस्थापन का भी काम करेगी। तो यहाँ पे आपके सरल रेखी गति में ही आपका विस्थापन और तय की गई दूरी आपके सेम होते हैं। तो याद रखना है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और समान चाल से घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण कहाँ पर होगा। तो ये मान लीजिए आपका नाभिक होता है जो कि प्लस होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमते हैं। तो जो इसका त्वरण होगा वो कहाँ पर होगा, केंद्र की ओर होगा, और केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो नाभिक की ओर हो जाएगा, मतलब केंद्र की ओर आपका जो होगा त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। देखिए पथ पर कोई वस्तु अगर ओ से ए तक जाती है और फिर बी से गुजरकर सी तक पहुंच जाती है तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। यानी पहले ओ से ए तक गई है, तो ओ से ए तक आप देख लीजिए, ओ से ए तक, तो ओ से ए तक जब जाएगी तो देखिए कितना जाएगी, 40 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद बोला गया है कि फिर बी से गुजरकर सी तक पहुंचती है, यानी फिर यहाँ पर क्या आएगी, बी से गुजरकर सी पर। तो पहले ए से कहाँ जाएगी, बी जाएगी, और बी से होकर कहाँ तक जाएगी, सी तक जाएगी। तो यानी ए से सी तक आपको टोटल देखना है। तो ए से पुनः वापस जाएगी, तो ए से सी तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे देखिए 15 है, और ये कितनी है, 40 है। तो 40 और 15 के बीच में जो डिफरेंस है वो 25 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ए से बी से होकर सी तक पहुँचने में इसे 25 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुल दूरी जो हो जाएगी 40-25 कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूरी आना ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी 65 किलोमीटर आपकी यहाँ पर तय की दूरी हो जाएगी। वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि कभी भी किसी भी वस्तु की स्थिति आपको बताना है तो उसके लिए एक बिंदु चाहिए होता है जिसके हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन सी आपको याद रखना है कि इसके लिए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी यानी मूल बिंदु हो जाएगा। कि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जब ये तो एक प्रकार से आपकी विस्थापन की परिभाषा दी है, तो ध्यान रखना है कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की अगर न्यूनतम दूरी बोली जाए तो आपकी विस्थापन हो जाएगी, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो टोटल दूरी है उसके आपको क्या कहना है, दूरी कहना है। तो न्यूनतम की बात होती है तो आपका विस्थापन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। लिखा कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन क्या होगा। मतलब कहीं मतलब यहाँ से हमने दौड़ना चालू किया और दौड़ते हुए कहीं से जाकर फिर से हम यहीं पर आ गए, तो विस्थापन की परिभाषा यही कहती है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो इनके बीच की दूरी तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, शून्य होगा। अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होंगे तो विस्थापन आपका शून्य होगा, मतलब 0 होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण वेग और समय में संबंध व्यक्त करता है, मतलब वेग होना चाहिए और आपका दूसरा समय होना चाहिए। तो देख लीजिए पहली इक्वेशन में आपका यहाँ पे यू जो है आपका प्रारंभिक वेग है, वी आपका अंतिम वेग है, और टी आपका समय है। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी पॉसिबल है, यहाँ पे वेग भी है और समय भी है। तो ऑप्शन ए का सही है। इसमें तो आपकी विस्थापन की बात हो गई तो ये नहीं होगा, इसमें भी आपके विस्थापन की बात हो गई। तो वेग और समय की बात जो हो रही है वो ऑप्शन ए में ही हो रही है। तो ध्यान रखना है वेग और समय से संबंधित कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए यानी गति की पहली समीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का समय ग्राफ क्या होगा। यानी एक समान चाल हमारी होगी, मान लेते हैं ये एक समान चाल चलिए, ये ग्राफ हमारा बना हुआ है, इस पर हमने स्पीड ले रखी है
और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टाइम। अब एक समान चाल से चलेगी तो इसका मतलब है कि चाल में कोई परिवर्तन है नहीं, तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखी ग्राफ बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सभी गति के जितने भी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको डिस्कस करा दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।